बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूँ। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं, अच्छे हैं, खुश हैं, सेफ़ हैं और अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। बिल्कुल, और आज मुझे अंदाज़ा है कि जो वालिदैन हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं। काफ़ी महीनों बाद बच्चों ने जो पूरा घर जो है सर पे उठाए रखा है इतने महीने, आज ज़रा माँ बाप खुश हैं कि कुछ घंटों के लिए हमें सुकून मिलेगा। इसी हवाले से आज इसी से मिलता जुलता हमारा आज का मौजू भी है। कोरोना से मुतल्लिक़ क्या नया हुक्मनामा जारी हुआ है उस बारे में हम बात करेंगे। वैसे जो चीज़ा चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जैसे कि सिंध भर में तालीमी इदारे जो हैं वो आज से बहाल हो रहे हैं, तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं। उसके साथ साथ कारोबार 8 बजे तक वो खुले रहेंगे। हफ्ते में 2 दिन जो है वो छुट्टी हुआ करेगी, जिस तरह जुमा और इतवार ये ऑफ डेज हैं, और हैदराबाद में जुमा और हफ्ता ये बंद रहेगा कारोबार। रेस्टोरेंट्स वगैरह, आउटडोर खाने वगैरह जो हैं ये रात 10 बजे तक जारी रहेंगे। होम डिलीवरीज जो हैं वो 24 आवर्स जो है वो हो सकती हैं। और 27 शहरों समेत मज़ीद 2 हफ्ते पाबंदियाँ जो हैं वो इन्होंने नाफिज करने का फ़ैसला किया है। तफरीही पार्क्स जितने भी हैं और वाटर पार्क्स, स्विमिंग पूल्स, इनको खोलने की इजाज़त दे दी गई है। तो ये है फ़िलहाल वो सूरत हाल। इसी हवाले से आज बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे एक बड़े अहम मेहमान मौजूद हैं जिनका तारुफ हमें ज़रा करवाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम ज़हरा, थैंक यू वेरी मच। करीम, आप कैसे हैं? खैरियत से? सर अस्सलाम वालेकुम, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर, कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं आज प्रोग्राम में। सिंध हुकूमत ने नया जो है वो नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी किया है। सर, क्या आप समझते हैं, अब तो हम इसके आदी हो चुके हैं, SOPs पर अमल दरामद कर किस तरह से हो रहा है, और आपको क्या लगता है क्या केसेस में कमी आ रही है या केसेस बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं जब लॉकडाउन लगाया जाता है तो केसेस कम हो जाते हैं, फिर उसको लिफ्ट कर दिया जाता है तो फिर केसेस अचानक से बढ़ने लगते हैं। अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस हवाले से क्या कहना है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़हीम और ज़हरा। बात यह है कि पिछले साल फरवरी ऑनवर्ड अगर हम देखते हैं तो कोरोना ने जिस तरीके से स्पेशली पाकिस्तान को टाई किया या इफेक्ट किया वो तो हम सबके सामने है। और ये इस वक्त हम चौथी लहर के अंदर से गुजर रहे हैं और डेली बेसिस पे देखें जो कोरोना के अफेक्टेड केसेस हैं वो तकरीबन 7% प्लस माइनस रहते हैं। सिंध के मामले में मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल इस तरीके से भी पेश आ रही है कि सिंध की अगर आप ओवरऑल आबादी देखते हैं कोई रफली को 5 करोड़ के करीब आती है, लेकिन जो कोरोना केसेस हैं वो तो ऑलमोस्ट को 4,28,000 चले गए हैं एज कम्पेयर पंजाब के मुकाबले में। कि पंजाब की आबादी अगर कोई 12 करोड़ है तो उस लिहाज से कोरोना केसेस इतने ज्यादा नहीं है। तो एक तो ये कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। एंड लाइक वाइज आई वुड से कि आप सिंध हुकूमत को कोई सख्त इकदाम करते हुए देखते हैं, बट प्रैक्टिकली टॉकिंग ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत ने अपना एक नर्व सेंटर बनाया NCOC की शक्ल के अंदर, जी हाँ, मैं ये कहता हूँ कि बाकी जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं वो जो इंस्ट्रक्शन इश्यूज होती हैं टाइम टू टाइम थ्रू NCOC वो उसके अंदर रहते हुए काम करती हैं। सिंध हुकूमत भी उसके अंदर रहते हुए काम करती है, बट एट टाइम्स वो जिसको कहते हैं कि ओवर स्टेपिंग करती है, थोड़े से ज्यादा सख्त इकदाम करती है। और ये वो इकदाम हैं जो कि आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स को फिर इससे हट के भी जो कारोबारी हजरात हैं सर्टली उनको डिस्टर्ब करते हैं और वो बड़ा अपसेट होते हैं। और जिस तरह के आप ओवरऑल डिस्टर्बेंस कराची के अंदर स्पेशली कारोबारी बरादरी के अंदर देखते हैं वो मैं समझता हूँ कि जो है वो ठीक नहीं है। तो अगली बात आप ये जिस तरह की SOPs अब या नोटिफिकेशन ये इशू किया है, नो फ्रैंकली स्पीकिंग पूरी दुनिया के अंदर आप चले जाएं, आप यकीन माने पूरे यूरोप अमेरिका के अंदर वहाँ के जो शॉप्स हैं
वो 6 बजे सारे के सारे कारोबार एक्चुअली क्लोज हो जाते हैं। वाई की सो बिकॉज वो लोग सुबह उठते हैं और सुबह से काम शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ इस वेरी अनफॉर्चुनेट एंड स्पेशली इन कराची कि यहाँ पर तो दुकानें खुलती 1 या 2 बजे के बाद है और दे वांट के कारोबार को स्प्रेड करें रात के 10-11 बजे तक। तो एक तो ये मैं जरूर आपसे कहूंगा कि ये जो उन्होंने कारोबारी औकात दी है, अगर सुबह सुबह हम सारे कामों पे जाएं और शाम का एक वक्त तय हो 6 बजे या 7 बजे 8 बजे, तो ये बहुत ही आइडियल टाइमिंग है। हफ्ते में 2 दिन जो है ऑफ। अब हमेशा से अगर किसी काम करने वाले शख्स को ये पूछा जाए तो यही कहता रहा यार हम भी वक्त पे शाम को घर आए, हफ्ते में 2 छुट्टियां हो। और जब कोविड की वजह से ये बताया जाता है तो सबको जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। फिर उसके अलावा सर अवाम हुक्मरानों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से जितनी मर्जी पाबंदियां लगा दी जाएं, जब तक अवाम साथ नहीं देगी, जिन ममालिक की आप मिसाल दे रहे हैं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। सर्टनली ये हम सब ने इसको फेस करना है। पूरी दुनिया जब फेस कर रही है तो सर्टनली पाकिस्तान भी फेस कर रहा है। लेकिन एक चीज के लिए हमें मैं समझता हूँ कि अल्लाह का खास तौर पे शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिस तरह के केसेस, जिस तरह की कैजुअलिटीज आपने इंडिया के अंदर होते हुए देखी, दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर होते हुए देखी, एटलीस्ट हम उस तरीके से इफेक्टेड नहीं हुए। और उसी के साथ मैं फिर दोबारा ये कहूंगा, गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अपना नर्व सेंटर बना के इसको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जो आपने तज़किरा भी किया, मुख्तलिफ तरह के लॉकडाउन किए, फिर ज़हरा ने कहा कि वो लॉकडाउन का असर हुआ कि वो केसेस नीचे जाना शुरू हुए। तो बाय एंड लार्ज पाकिस्तान उस लिहाज से तो काफी बेहतर रहा है। बट ये जरूर बात है कि इट इज बेसिकली जो हम आम लोग हैं, हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा अमल करना है। अगर हम SOPs को फॉलो करते हैं, उनको वायलेट नहीं करते, कि भाई आप फील करते हैं कि आप किसी के साथ, गवर्नमेंट कहती है हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, ओके गैदरिंग की जरूरत नहीं है, जमघटे की जरूरत नहीं है, बट प्रैक्टिकली टॉकिंग, यही सारा कुछ आप हर जगह, हर गली मोहल्ले के अंदर भी होते हुए और देखते हैं ओवरऑल सिंध के अंदर या फिर फॉर दैट मैटर पाकिस्तान के अंदर। तो एक चीज है, अब स्पेशली ये चौथे लॉकडाउन के अंदर मैंने महसूस की है। अब ये तो हो गया कि सरकारी दफ्तरों में किसी ने जाना है, बैंक में जाना है, किसी और ऐसी जगह पे जाना है, तो वो हुकूमती सख्तियां SOPs को तो फॉलो किया जाता है, मास्क पहना जाता है। लेकिन जनरली आप देखते हैं रोड के ऊपर चलते हुए गाड़ियों के अंदर आप किसी शख्स को उस तरीके से मास्क पहने हुए नहीं देखते। ये हमारा ओवरऑल हमारे नेशन के एक कैजुअल एटीट्यूड है जो कोई जाहिर करता है कि नहीं भी ठीक है, अगर किसी जगह काम है तो मास्क पहन लो, वो जेब में रखा हुआ होता है। बट जब वो अदरवाइज अपने नॉर्मल जिंदगी के अंदर होते हैं तो वो बिल्कुल मास्क आपको पहने हुए नजर नहीं आते। वी हैव गॉन, इसको कहते हैं, अगर आपको याद हो एक दफा पहले भी आपसे बात हुई थी, हमने हल्के हल्के, मेरा ख्याल है शायद कोरोना के साथ रहना एक लिहाज से सीखी है। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्पेशली सिंध हुकूमत के बारे में भी, बट दिस इज गुड। अगर देखा पिछले साल का उनका सेहत का बजट 139 अरब था, इस दफा का बजट उन्होंने 172 अरब रखा है, बहुत बड़ा बजट आता है। बट अगर इस बजट को इन कंपैरिजन लेके जाएं कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहां पर किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वहां पर किस तरह हुकूमत को बेहतर इकदाम कर रही है, तो आई एम सॉरी टू से मुझे उस तरह की कोई चीज नजर नहीं आती। भाई हर वक्त आप जो है मुख्तलिफ तरह की लोगों के ऊपर पाबंदियां लगा के, लोगों के ऊपर सख्ती करके, तो वो उनको जो आपका अपना रोल आता है कि ये हुकूमती अमलदारी को वो आपने देखना है, वो तो आप करते हैं। आपके करने का, सिंध हुकूमत के करने का, सेहत के महकमे के करने का जो काम है, अनफॉर्चुनेटली वो जिस नौयत का होना चाहिए था, इस तरह पिछले मैं समझता हूँ कि कई दहाइयों के अंदर ओवरऑल सिंध के अंदर हॉस्पिटल्स बनने चाहिए थे, मेडिकल फैसिलिटीज दी जानी चाहिए थी, एंड स्पेशली जी कोरोना के ये जिस तरह की वबा फैली और वो जिस तरह के इकदाम करने चाहिए थे, वो सिंध हुकूमत ने भी और बाकी दूसरी सूबाई हुकूमतों ने भी प्रैक्टिकली उस तरीके से नहीं किया। और कराची इसकी सबसे वर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं आपसे बताऊंगा। सियासी जलसे जो हो रहे हैं इनके बारे में क्या कहते हैं? जैसे ही नंबर्स बढ़ जाते हैं मुतासरीन के, तो उसके बाद ये बात बड़ी मतलब हवा में होती है कि अगर इतनी ही फिक्र थी तो ये जलसे करने की इजाजत क्यों दी गई, वहां पे कैंपेन्स क्यों हुई। अब देखें कल भी कराची में एक पूरा मेला सजा है, ये एक कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है इसके लिए, कोविड के लिए। That is the very unfortunate part कि जब मैं ये बात करता हूँ कि कराची के अंदर या सिंध के अंदर मतलब कोरोना केसेस इतना रैपिड उसकी ग्रोथ आती है, तो भाई ये जलसा करने की क्या जरूरत थी, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो ये वो आपको हिपोक्रेसी नजर आती है कि हुकूमत, क्योंकि यहाँ पे
पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और वो पीटीआई को किसी सूरत के अंदर भी चाहे अपने जरिए चाहे वो पीडीएम के जरिए को टफ टाइम देना चाहते हैं। ये कल का जलसा जिस तरीके से हुआ और इससे पहले आप बिलावल साहब के जलसों को भी देखते हैं इसके अंदर, तो ये वो चीजें हैं जो दो रुखी सर। उससे पहले भी सर पिछले दिनों हुकूमत की मतलब पीटीआई के भी जलसे हुए हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में। ये एक पूरा ओवरऑल जो है एक मिजाज है पॉलिटिशियंस का। इस हवाले से जरा थोड़ा सा मजीद गाइड करिएगा। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम में हम कोरोना वायरस की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से बात कर रहे हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कोरोना की अगर बात की जाए तो अब तक मुल्क में 25,000 लोग जो हैं इस वबा 25,000 से ज़्यादा लोग इस वबा के बायस जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और हम सबको पता है कि ये कितना ख़तरनाक वबा है। तो सर अभी भी जो हम देखते हैं आवाम का रवैया तो एक तरफ है ही गैर संजीदा, लेकिन जो हमारे सियासी कायदीन हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब वो इस तरह के जलसे करते हैं और वहाँ पर एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही होती हैं। कल भी हमने देखा पीडीएम का जलसा जिसमें स्टेज पर जो लोग खड़े हुए थे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने भी मास्क नहीं पहने हुए थे। तो जब आवाम इस तरह देखती है जलसे में, जुलूसों में, इससे पहले आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस हमने देखे, वहाँ पर भी यही हुआ, तो वो कैसे फिर जो है वो एसओपीज़ को फॉलो करेगी? माँ को देखते हैं ओवरऑल, कहते हैं ना कि नॉर्मली दे आर द वन जो कि लीडर्स के तौर पे पेश किए जाते हैं और जो अवाम होती है जो जिस तरह के लीडर को देखती है उसको आइडलाइज करती है, उसको फॉलो करती है। तो लाइकवाइज इसी तरह की सिचुएशन आप अपने पाकिस्तान के अंदर या अपने मुल्क के अंदर देख लें, पॉलिटिकल पार्टीज को देख लें। कल के जलसे की आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। अच्छा, अगर आपको याद हो इससे पहले जब कभी पीडीएम के जलसे होते थे और फॉर दैट मैटर पीटीआई के, तो फिर कुछ होता था, अच्छा जी कुछ लोगों ने मास्क लगाए होते थे, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर ये होते थे। अब तो वो ऐसा सिचुएशन सारी खत्म ही हो गई और जिससे मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि अब ना ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया कोरोना का। अच्छा जी कोरोना है, हाँ वो भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो उसको जो एसओपीज हैं वो फॉलो करनी चाहिए, जो दवाइयां हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए और साथ ही एक आम आदमी भी जो है वो गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू कर देता है विदाउट रियलाइजिंग कि उसके अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं शमूल जो पीटीआई की अगर हम बात करते हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है, इस तरह का कोई रवैया नजर नहीं आता कि जिसके अंदर से आप लोगों को इनकरेज कर सकें। जो आपने एसओपीज जारी की हैं उस एसओपीज को पहले खुद पर तो आप एक लिहाज से लागू कीजिए। जब आप खुद पे लागू करेंगे तो लामहला लोग उसी तरीके से फॉलो करना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये सीना पसीना चीजें चलती हैं कि जी पाकिस्तानी जो हैं उनका इम्यून सिस्टम बड़ा बेहतर है, उनका डिफेंसिव मैकेनिज्म अगेंस्ट कोरोना काफी बेहतर है जैसे जी के। और बिल्कुल जिस तरह की मैंने भी आपको एग्जाम्पल दी कि जी आपके पास पड़ोस के ममालिक के अंदर एक तरह से बहुत तबाही आई, तो कोरोना इसके बावजूद भी अगर आप समझते हैं कि पिछले 1.5-2 सालों से अगर हम कोरोना को फेस कर रहे हैं और कोई डेथ टोल जो है कोई रफली 25,000 से कुछ ऊपर गया है, तो स्टिल इट इज ह्यूज डेथ टोल। बट स्टिल जिन लोगों के प्यारे सिर बिछड़े हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, उनसे पूछिए, ये बातें उनको बिल्कुल समझ नहीं आती हैं कि हम लोग बड़े महफूज रहे हैं, हमारा नुकसान नहीं हुआ है। जिनके घर के मेंबर्स चले गए, माँ बाप बड़े जो हैं वो इस दुनिया से सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से चले गए, उनको ये तकलीफ पूछनी चाहिए हमें। सर मैं आता हूँ सवाल की तरफ। अगला सवाल सर ये है कि पाकिस्तान में मतलब जो कोरोना की सूरत हाल है, जो नंबर्स सामने आ रहे हैं, क्या यही वो असल नंबर्स हैं? क्योंकि पाकिस्तान को यूके ने रेड लिस्ट से अभी तक नहीं निकाला है और उसकी जो असल वजह सामने आई है, वजह ये है, उनका कहना है कि पाकिस्तान में जो कोरोना का जो फैलाव है ये रिपोर्ट होने वाले केसेस से कहीं ज्यादा, ये उनका कहना है, शक है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। आप यकीन मानिए, आप इस तरह की सोसाइटी के अंदर हम परसिस्ट कर रहे हैं
कि लोग अवॉइड करते हैं कोरोना टेस्ट कराने से, कोरोना को डिक्लेयर करने में, और वो ऑटोमेटिकली जो उनको घरेलू तरीके ये आते हैं या टोटके आते हैं या ओवरऑल जैसे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे जो इलाज करना चाहिए कोरोना का वो शुरू कर देते हैं, बट दे डोंट गो, इस तरह के रिपोर्ट नहीं होते। आप यकीन मानिए, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि वो फैमिलीज जो कि कोरोना का शिकार हुई, तो आपके दोस्त, अहबाब, करीबी रिश्तेदार, आप यकीन माने, आप रफली अगर सोशल मीडिया को खोलें, फेसबुक को स्क्रॉल करना शुरू करें, तो यू सी कि एवरी सेकंड थर्ड पोस्ट जो है वो कोरोना से डेथ को एक लिहाज से जाहिर करती कि फलां की डेथ होगी, फलां की डेथ होगी। आप यकीन मानिए, आप अपने करीब के लोगों को देखिए, वो बिल्कुल उन फैमिलीज वो सफर किया उन्होंने, और एक शख्स ने सफर किया और बहुत सारे लोग उसकी एक लिहाज से लपेट के अंदर आ गए। बट अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई आई से यस वी ऑट टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। बहुत हमें मोहतात होने की जरूरत है। यस वी मस्ट फॉलो द एसओपीज। भाई आप मास्क पहन लें जब बाहर निकल रहे हैं, आप हाथ मिलाने से गुरेज करें, सोशल डिस्टेंसिंग को आप इंश्योर करें। यही सारी चीजें जब आप करेंगे, जो बंद जगह हैं उनको आप अवॉइड करें। बहुत सारी चीजें जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, अगर ये थोड़ा सा हम इसकी पाबंदी करें तो मेरा ख्याल है कोरोना का जो इस वक्त परसेंटेज ऑलमोस्ट 7-8% प्लस माइनस चल रही है, वो इंशाल्लाह ड्रास्टिकली नीचे आ सकती है। बट एट द सेम टाइम ये प्रॉब्लम तो है, ये इस हमारे सोसाइटी के अंदर ये चीज तो मौजूद है, कोरोना एग्जिस्ट करता है, बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर है। बट डेफिनेटली एनसीओसी कह लें या जितने भी ओवरऑल सूबाई हुकूमतें हैं, जो केसेस उनके सामने आएंगे, जो रिपोर्ट करेंगे और जो उनकी अपनी कैपेसिटी है टेस्ट करने की, नेचुरली उसी हिसाब से वो रिजल्ट देंगे। तो आपको सिंपली से इसका एक तो इलाज मैं आपसे ये कहूंगा फहीम और रजा, कि हमें बिल्कुल जो एसओपीज है उनको फॉलो करना चाहिए। एनसीओसी जो इशू करती है, और उसी के साथ मैं समझता हूँ कि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसको हमें और कोई थोड़ा सा तेज करने की जरूरत है। आप ये देखें ना, अगर आप यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, आप लोगों को अब वहां पर स्टेडियम आबाद होने लगे हैं, लाइफ थोड़ा नॉर्मलिटी की तरफ जाने लगी है। द ओनली रीजन इज कि हमें लगता है नहीं, ये देखो वो तो खुद उनका मुल्क तो खुला है, देखो हमें पाबंद या बंद करना चाह रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल। आप उन्होंने बड़ा सीरियसली इसको लिया है, वैक्सीनेशन उन्होंने इंश्योर की है लोगों की, लोगों के अपने अंदर भी वो चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वी हैव टू गो अंडर दिस वैक्सीनेशन, और जब वैक्सीनेशन हो जाएगी तो फाइन आप इस बीमारी से काफी हद तक महफूज हो जाएंगे। जी सर, और अब तो वैक्सीनेशन जो है वो कंपलसरी भी कर दी है, जॉब्स जो लोग कर रहे हैं, स्कूल्स भी, आज हम बात करें तो स्कूल्स सिंध भर के आज जो है तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं, स्कूल्स खोल दिए गए हैं, और जो पेरेंट्स हैं उनको भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट शो करना लाजमी है। इसके अलावा जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, वो भी वैक्सीनेटेड होने चाहिए। सर, तालीम के शोबे की बात करें तो तालीम के शोबे का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कोरोना में। मुसलसल तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रखे गए, और हमने देखा कि बाकी चीज़ें खुली थी, एक टाइम लिमिट थी, लेकिन स्कूल्स को बंद रखा गया। सर, अभी क्या समझते हैं जो फैसला हुआ है, क्या अब ये मुस्तकिल फैसला होगा, तालीमी इदारे इसी तरह खुले रहेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि जिस तरह मुल्क में तालीम को नुकसान पहुंचा, स्टूडेंट्स की जो ओवरऑल आगे बढ़ने की, पढ़ने की सलाहियतें जो इफेक्ट हुई हैं इस कोरोना के साथ, और ऊपर जिस तरह हुकूमती पाबंदी आई, ठीक है जी, ये बच्चे हैं ये एक्सपोज होते हैं कोरोना को, एंड डेफिनेटली वी ऑट टू बी वेरी केयरफुल। बट बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि जब बाकी सरगर्मियां पूरी मुल्क के अंदर जा रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक लिहाज से चल रही हैं, और आप यकीन माने इवन यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर भी स्कूल उस तरह नहीं बंद हुए थे जिस तरह आपने अपने मुल्क के अंदर बंद होते हुए देखे। नो, दैट इज द नेगेटिव एटीट्यूड। और आप यकीन माने अब तो सिचुएशन ये हो गई है कि जी वो डिस्टेंट लर्निंग के ऊपर हम आ गए हैं। अच्छा जी, आपको उन्होंने होमवर्क बच्चे को लिख के भेज दिया, अब आपको करना शुरू कर दें। और फॉर दैट मैटर आप ये देखें ना कि इंटरनेट की फैसिलिटी, एजुकेशन, इंटरनेट, कितने लोगों को ये फैसिलिटी मुयसर है, और वो उसकी एफिकेसी क्या है। सर, एक घर में अगर 4 बच्चे हैं तो 4 टैब या लैपटॉप जो हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। माँ बाप से तो फीसें नहीं बर्दाश्त हो रही, उनसे तो बिल नहीं बर्दाश्त हो रहे, यूटिलिटी बिल्स, और मतलब किचन के मसाइल लोगों के सामने आ गए कोविड की वजह से। और ये स्कूल में ना बच्चों को तालीम उस तरह दी जा रही है, और अखराजात भी बढ़ रहे हैं। माँ बाप तो बहुत परेशान है इस वजह से। बिल्कुल आप 100% ठीक बात कर रहे हैं।
मैंने मुख्तलिफ घरों के अंदर देखा है, मैंने माओ को, उनके वालिदैन को इतना परेशान देखा है, वो खुद बैठे हुए हैं कंप्यूटर के सामने, मतलब अपने बाकी जो काम है वो छोड़ के इन्हीं बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा इजी वे ढूंढा है स्पेशली इन बड़े स्कूलों ने कि जी नहीं हम तो उस पे जा रहे हैं, इंटरनेट पे जा रहे हैं, हम आप अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन सी एजुकेशन को उन्होंने कंटिन्यू किया? और आप भी सिर्फ ये देख लें कि फीसें बिल्कुल आपने ठीक है उसी तरीके से चल रही हैं, और इस साल इंक्रीज भी आपने फीसों के अंदर एक लिहाज से देखी है। तो मैं ये समझता हूँ कि स्कूल का जो ये फैसला है, ठीक है भी आप 50% के ऊपर चलाइए ना, कि आप 3 दिन की आप एक लिहाज से वो कर लें, वीक में आप 50% पढ़ा रहे हैं, 50% फिर 3 दिन पढ़ा रहे हैं। सो व्हाट इज दे कि भी पहले वो 5 दिन जाया करते थे, अब वो 3 दिन जाएंगे। तो उनको ओवरऑल एक क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर जाएं, स्कूल की जिम्मेदारी आती है उनके असातिज़ा को मजीद केयरफुल होके, मजीद ड्यूटीफुल होके इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन ये वाला जो सिलसिला है इंटरनेट वाला थ्रू एजुकेशन, इसको खत्म करना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी बड़ा सीरियसली इन तमाम सूबाई हुकूमतों को, मरकजी हुकूमत को भी सोचने की जरूरत है। अगर इनके बिल्कुल अगर जलसे हो सकते हैं, आजाद कश्मीर के इलेक्शन सारे हो सकते हैं, तो हमारे बच्चे भी क्यों नहीं पढ़ सकते? स्कूलों के अंदर तो आप बेहतर एसओपीज को इंश्योर कर सकते हैं, एक बड़ा डिसिप्लिन माहौल के अंदर आप बच्चों को लेके जा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। और सर अगर हमने कोविड के साथ ही रहना है, अगर कोविड के साथ ही रहना है, तो बच्चे ही तो हैं जिनको हम सिखा सकते हैं कि किस तरह आपने एहतियात करनी है, किस तरह आपने मतलब इसके साथ जिंदगी गुजारनी है। बच्चों से ही काम हमने स्टार्ट करना है। बिल्कुल आई एग्री विद यू। और मेरा ख्याल है अब किसी सूरत के अंदर भी स्कूलों का, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज का बंद करना जो है वो हुकूमत अगर करती है, तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे नौनहालों के साथ इनकी ज्यादती होगी, स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती होगी, एजुकेशन सिस्टम के साथ ही ज्यादती होगी। देखे ना, अभी पिछले साल भी आपने जिस तरीके से बच्चों को प्रमोट किया, अभी एजुकेशन उन्होंने नहीं दी, लेकिन आपने उनको प्रमोट कर दिया। फिर आपने मुख्तलिफ तरह के मुजाहरे भी देखे थे कि हमें पढ़ाया नहीं गया और अब हमें कहा जा रहा है कि हमें एग्जाम देना चाहिए। तो ऐसे ये सारी डायकॉटमी, ये डुप्लिसिटी खत्म करना चाहिए। बिल्कुल हुकूमत को फोकस करना चाहिए कि टीचर्स मौजूद है। और अब तो वैक्सीनेशन जब गवर्नमेंट इतना तनदही से सारे लोगों को इंश्योर कर रही है, तो डेफिनेटली चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं, स्पेशली जो स्कूल का स्टाफ है, वो सारे के सारे वैक्सीनेटेड होना चाहिए। अगर पेरेंट्स को वो इंश्योर कर रहे हैं, बच्चों को, और बच्चों को तो सर्टली अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे 17-18 साल से नीचे, तो उनकी वैक्सीनेशन हो, उनका अपना भी इम्यून सिस्टम सर्टली बच्चों का बड़ा स्ट्रांग होता है। देखे ना, ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान के अंदर 12 लाख के करीब तकरीबन अगर ये केसेस हुए हैं, तो उसमें तो बच्चों की तादाद इंतहाई कलील है। सो बड़ा इसे कि कोई सूरत नहीं बनती कि हुकूमत इस तरीके से जो तालीम है उसको रोके, उसको ब्रेक्स लगाए, और फॉर दैट मैटर उसके अंदर तात्तुल लेकर आए। दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस फॉर द एजुकेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन इन आवर कंट्री। एग्जैक्टली। असद साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और आपने इस हवाले से हमारी रहनुमाई की। थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है। वक्फे से जैसे ही हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे, बड़े ख़ास मेहमान हैं और बहुत ही अहम टॉपिक पे हमने बात करनी है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा, फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। पीडीएम की बात की जाए तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक बार फिर एक लंबे वक्फे के बाद एक बार फिर से मुतहरिक होती नज़र आ रही है। कल कराची में पीडीएम का जलसा भी हुआ। पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम का ये पहला जलसा था। अब ये जलसा कितना कामयाब हुआ और पीडीएम तहरीक किस तरह से आगे बढ़ेगी, इनका क्या मंशूर है, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत अपने 3 साल जो है वो पूरे कर चुकी है और हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी भी पेश की, जिस पर अपोजिशन ने काफ़ी सवालात उठाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि पीटीआई की ये पहली और आखिरी हुकूमत है और अब पीटीआई इक़्तिदार में नहीं आएगी, जबकि पीटीआई का कहना है कि सिंध में भी हम हुकूमत करेंगे
और 13 सालों से जो है वो सिंध हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। कारकर्दगी की उनकी बात की जाए तो वो ज़ीरो है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद हैं। फ़हीम जी, इम्तियाज़ फ़ारान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़े अच्छे ख्यालात रखते हैं, अच्छा तज्ज़िया जो है वो पेश करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, माशाल्लाह साहब, फर्स्ट क्लास। पीडीएम के जलसे एंजॉय कर रहे हैं आप? बिल्कुल, जलसा। अच्छा, ठीक है। अभी पहला अच्छा, क्या ख्यालात, मतलब ये जो मरियम नवाज का निकलना, मतलब उनकी जगह शहबाज शरीफ साहब का आना और पीपल्स पार्टी का माइनस होना और कराची में आके जलसा करना, ओवरऑल आप क्या पिक्चर जो है वो दिखाना चाहेंगे? देखिए, कल जलसा बिलाशुबा बहुत ठीक ठाक हुआ और जो लास्ट जलसा था पीडीएम का कराची में, जिसमें मरियम नवाज साहिबा भी थी, बिलावल साहब भी थे और अवामी नेशनल पार्टी के बगैर भी हुआ है ये। कल पीपल्स पार्टी भी नहीं थी, अवामी नेशनल पार्टी भी नहीं थी। और फिर एक था कि अचकजई साहब थे, वो भी, उनकी भी अटेंडेंस नहीं थी, लेकिन उनकी पार्टी की अटेंडेंस थी क्योंकि हम लोग भी वहाँ गए थे, विजिट किया था। तो कल एक अच्छा शो था, पावर शो। फवाद चौधरी उसको कहते हैं, शो था, पावर नहीं था। हाँ। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि कल शहबाज शरीफ साहब की सिंध में जो एक्टिविटी रही, ख़ासतौर पर आज भी वो यहीं है मौजूद, मज़ार कायद भी जाएंगे और मुलाकातें भी उनकी हैं, और मौलाना फजल रहमान की पार्टी की भी जो रही एक्टिविटी। तो मैं समझता हूँ कि कल का जो जलसा था पीडीएम का, वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं था, वो सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट भी था। क्योंकि कल पीपल्स पार्टी को भी जवाब दिया है, ख़ासतौर पे जेयूआई ने, पीडीएम ने, उसमें नून भी शामिल है। इसका फ़हीम एक और हम अगर देखें ना, जो ब्रॉड बेस उसके ऊपर, तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी उसको शायद फील नहीं कर रही, स्मेल नहीं कर रही, या किया है तो उसके हवाले से कोई काम नहीं कर रही। गो के बिलावल भुट्टो साहब पूरे सिंध के विज़िट पर हैं और बड़ा सक्सेसफुल विज़िट है उनका, कि पीपल्स पार्टी को घेर लिया गया है सिंध के अंदर। और ये अब किस तरह निकलते हैं उससे, क्योंकि देखें पीडीएम में जब शामिल थी पीपल्स पार्टी, उसके बावजूद जेयूआई सिंध में कम से कम पीपल्स पार्टी की सपोर्टर नहीं रही, कभी भी नहीं रही, कभी भी नहीं रही। और उसके अगेंस्ट जो खासतौर पे राशिद महमूद सुमरो हैं, उनके वालिद खालिद महमूद सुमरो साहब बेनज़ीर साहबा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते रहे लाड़काना के अंदर, और वो एंटी पीपल्स पार्टी पूरी थिंकिंग समझी नहीं जाती, प्रैक्टिकली है। अभी जब ये जेयूआई और पीपल्स पार्टी एक साथ थे, तो जब लाड़काना में एक बाई इलेक्शन हुआ तो जेयूआई उधर खड़ी हुई थी, इस सब नहीं थी, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं थी वो, बल्कि पीटीआई और सब एक कहते थे कि उसके ऊपर बड़ी बातें भी बनी थी कि पीटीआई के साथ है। तो कल एक तरह से पीपल्स पार्टी को भी जवाब दिया है पीडीएम ने। और जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे अहम मुलाकात सिंध में जो थी, पीर पगारा, जो पीर सबकतुल्लाह राजदी साहब, जो पीर पगारा साहब हैं, शहबाज शरीफ की उनसे मुलाकात थी, और वो मुलाकात पीपल्स पार्टी सिंध के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि बिल्कुल आपने सर सही कहा कि सिंध के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत की बात की जाए तो उन्होंने भी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से सवालात उठाए। उसके अलावा पीडीएम की बात की जाए तो शहबाज शरीफ ने भी एक इजलास में ख़िताब करते हुए वो आबदीदा हो गए और उन्होंने कराची की सूरत हाल के हवाले से कहा है कि मैं इसको, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने से पहले कराची की जो है सूरत हाल बेहतर हो। तो क्या वाकई उनको इतनी फ़िक्र है, या उनका तंज जो था वो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की तरफ था? और क्या कहेंगे, 13 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की मरने हुकूमत की ख्वाहिश नहीं है, वो कराची को बेहतर देखने की ख्वाहिश है। बिल्कुल बिल्कुल, कराची बेहतर देखने की ख्वाहिश सबकी है। एक बात है फ़हीम, देखें कि पीटीआई के पास मीडिया मैनेजमेंट बहुत है, सही है, लेकिन उसके अगर मुकाबले में देखें पीडीएम और पीपल्स पार्टी, इनकी पास मीडिया मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें इनको फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें वजाहतों में लगे रहते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें मामलात में। शहबाज शरीफ देखें, जब ये चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, जब भी इन्होंने एक विज़िट किया था कराची का, और उस वक्त इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कराची के हवाले से कि भाई कराची को लाहौर बनाऊंगा, और ये बात ये कर गए थे। और मगर जाहिर है कि उसके बाद हुकूमत नहीं रही, तो एक्सक्यूज़ है इनके पास, सॉलिड एक्सक्यूज़ है कि हम कुछ कर नहीं सके। लेकिन हमारा कल मुस्लिम लीग के 2-3 दोस्तों से बात हुई थी रात को, ऐसी गपशप बैठे हुए थे, हम लोग कर रहे थे,
तो हमारा उनसे ये कहना था कि ये बहुत अच्छी ख्वाहिश है शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन एक प्लान देकर जाए। नहीं है ना आपके पास कोई चीज़, लेकिन अपोजिशन में रहते हुए भी तो आप प्लान देते हैं ना कि जनाब हम होंगे तो हम ये स्टेप लेंगे। लेकिन जब ये कैसर शेख के घर पे एक डिनर था और वहाँ पे इनकी अपने पार्टी के लोगों से इस वक्त बदतरीन इख्तलाफात का शिकार है मुस्लिम लीग नून सिंध, उसकी मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आपस में 3 से 4 ग्रुप हैं, एक अपर क्लास, एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास, ये तीनों के तीनों आपस में एक सबके अगेंस्ट हैं। मिफ्ता इस्माइल की शिकस्त का सबब भी यही था कि मिफ्ता इस्माइल अपर साइड को लेकर चल रहे थे, जबकि मिडिल साइड और लोअर साइड जो थी वो उनके साथ कहीं खड़ी भी नहीं थी, वर्कर क्लास नहीं थी, इसलिए वो हार गए। उनके जहन में ये था कि चूँकि मरियम नवाज साहिबा का एक बूम है तो वो निकल जाएंगे, मुस्लिम लीग नून के उससे निकल जाएंगे। मरियम नवाज अगर विजिट करती तो शायद ऐसा हो जाता, क्योंकि वो हल्का शहबाज शरीफ साहब का था। एक राय यह है कि शहबाज शरीफ वहां से जीत चुके थे बल्दिया वाली साइड से, लेकिन मैनेजमेंट हुई और वो बाद में जाहिर है बिल्कुल सर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। एक वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ दे रही हैं ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ फ़ारान साहब, और हम बात कर रहे हैं पीडीएम के हालिया जलसे के हवाले से। अच्छा इम्तियाज़ भाई, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की स्पीच के हवाले से, तो उन्होंने 1100 अरब की बात की जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वादा किया था इक़्तिदार में आने के बाद। 3 साल गुजर चुके, आधे से ज़्यादा दौरे हुकूमत गया, पैसे कहाँ गए ये अभी तक नहीं पता, और वो आएंगे नहीं आएंगे। फिर कराची के हालात के हवाले से उन्होंने आंसू बहाए, जिस पे इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं, और आपने अपने जो अदवार थे आपके हुकूमतों के उसमें कराची के बारे में क्यों नहीं सोचा, अब आपको इतना ज़्यादा ख्याल क्यों आ रहा है? ये बात भी सही है वैसे, इनको कितना अच्छा खासा वक्त मिला है, कोई 3 हुकूमतें मिली हैं, उसमें कराची के हालात बेहतर करते हैं ना, तो अभी क्यों इतने ज़्यादा आंसू बहाए जा रहे हैं? फ़हीम, ये एक हकीकत है कि जितने प्रोजेक्ट इस वक्त वफाक के कराची में मौजूद हैं सब नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुए। ठीक है, मौजूदा तहरीक इंसाफ ने एक प्रोजेक्ट भी कराची में शुरू नहीं किया, चाहे वो ग्रीन लाइन का मंसूबा हो, K4 का मंसूबा हो, या और भी ये 2-3 है। M9 वाला था, उसके ऊपर एक नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ था सबका कि अगर ये करना चाहते हैं तो उसको करें कि वो मोटरवे नहीं है, जिसको मोटरवे का नाम दिया गया, सुपर हाईवे को थोड़ा सा फैसिलिटेट करके उन्होंने उसको मोटरवे का नाम दे दिया, जो कि गलत था। उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी किया गया था उन्हें नवाज शरीफ साहब को, लेकिन ये सब उसी दौर में शुरू हुए। अच्छा, 1100 अरब रुपए से पहले 360 अरब रुपए का भी ऐलान किया था यही इमरान खान साहब ने। फिर 1100 अरब रुपए की बात हुई, उसमें मुख्तलिफ है। अब जैसे कहा गया है कि दिसंबर तक इमरान इस्माइल साहब ने ट्वीट किया था, और आई थिंक अली जैदी ने भी किसी ने किया था कि जनाब जो बसें जो नीदरलैंड आई थिंक कहाँ से रवाना हो चुकी हैं और वो पूरा फ्लीट दिसंबर तक यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रीन लाइन मंसूबे को देखें तो मैं नहीं समझता कि वो किस तरह से उस ग्रीन लाइन के ऊपर चल सकेंगी बसें इस हालत में जो कि है, क्योंकि आप देखें जब आप टुवर्ड्स नुमाइश से आगे जाएंगे तो वहाँ भी अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। या तो आप नुमाइश पे इसको ब्रेक करें, जो पहला मंसूबा था, जो कि फिर एक कोर्ट में केस हुआ, वो जो एक जिम खाना है जहाँ पे अशरफ ताई साहब कराटे सिखाते थे, उसको खाली करवाने का ऑर्डर दिया गया, और एक पार्क है वहाँ पे ऑक्यूपेशन है, इसकी ग्रीन लाइन का जो ठेकेदार है उनकी, उसके ऊपर भी एक फैसला आ चुका है। तो आया इसको कैसे चला पाएंगे? और ये भी एक हकीकत है कि जो गुज़िश्ता बारिशों में कराची डूबा था, ख़ासतौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो डूबा था, उसकी वजह भी ये ग्रीन लाइन मंसूबा था। अब ये भी नवाज शरीफ के दौर में आर्किटेक्ट किया गया था कि जो बरसाती नाले थे उन्हें सारा ढांप दिया गया, उनका जो रास्ता गुजरगाह थी, क्योंकि पहाड़गंज वगैरह जो है ये नुसरत भुट्टो कॉलोनी से पहाड़ों से पानी आता है तेज़ी के साथ, तो वो आके हिट करता है हैदरी मार्केट। बीच में एक बहुत एक मैनेजमेंट थी KDA जो वो कहलाती है चौरंगी, तो वो भी उसकी वजह भी है। उस वक्त भी एक गलत हुआ
ये भी यानी डिज़ाइन को कह लें या जो भी, यही सूरत हाल K4 मंसूबे के साथ आई कि 10-12 साल पहले शुरू हुआ, अब जाके 1 साल पहले पता चला कि जनाब वो तो डिज़ाइन ही गलत है, वो तो डिज़ाइन ही सही नहीं हुआ। सर ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं आप जो कह रहे हैं जिसका डिज़ाइन ही गलत अब साबित हो रहा है। K4 पे मेरे ख्याल है अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, दर्जनों अरब। नवाज शरीफ साहब की ये हुकूमत उस का दौर में प्रोग्राम है। वो नवाज शरीफ फिर पीपल्स पार्टी के दौर में भी वो कंटिन्यू रहा, मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में उसको स्टार्ट था, उससे थोड़ा पहले से स्टार्ट हुआ था मुस्तफ़ा कमाल जब थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी रही, नवाज शरीफ साहब की भी गवर्नमेंट रही। अब आगे कहते हैं कि जी उसका डिज़ाइन गलत है, जबकि मैं समझता हूँ कि K4 का डिज़ाइन अगर गलत भी है तो आपकी कारीगरी तो ये होती है ना, इंजीनियर्स जो बैठे हैं उनकी कारीगरी यही होती है कि उस गलत डिज़ाइन को कैसे आप सही करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ पैसे खाने के मंसूबे होते हैं कि जनाब डिज़ाइन गलत है तो अब इसको पेंसिल वर्क करने के लिए भी पैसे होंगे, फिर उसका कंस्ट्रक्शन में भी एक वर्क होगा। तो ये सारी मैनेजमेंट है। जैसे हम सियासतदानों को कोसते हैं फ़हीम, मैं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा में इंजीनियरिंग और ये जो इंजीनियर्स हैं हमारे और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबसे पहले हमें इनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि इनका अपना एक ओथ है। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो CSS करके CSP करके जो आते हैं, इनकी अपनी एक मैनेजमेंट है, इनका अपना एक जिम्मेदारियां है, इनका अपना एक ओथ है। तो ये अपने ओथ पे क्यों नहीं पूरा उतरते? हम सिर्फ सियासतदानों को पकड़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा करप्शन की तरफ अगर ये ना चाहे ब्यूरोक्रेसी, तो मिनिस्टर हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो और ये इंजीनियर्स ना चाहे तो कभी भी करप्शन इस तरह हो नहीं सकती, क्योंकि फिर ऑब्जेक्शन मौजूद होगा। और एक और है कि इस प्रोग्राम से और फ़ायदा उठाते हुए एक कैंपेन भी चल रही है, चलानी भी चाहिए, कि एक जो नोटिफिकेशन के अंदर एक 1 सेंटेंस है, उसको मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को कम से कम उसमें 100 मोटो ले लें। लिखा होता है ना, विद द परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये छोड़ दें जी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को छोड़ दें, बाय बुक बाय लॉ। जो लॉ बना हुआ है, जो एक्ट बना हुआ है, उसमें आप उसको करें। एक उस हर लॉ में, एक्ट में एक चीज़, एक पैराग्राफ डाल दिया जाता है, लेजिस्लेशन के दरमियान एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना होती है, जो चीफ मिनिस्टर की सूरत में हो सकती है, मिनिस्टर की सूरत में हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर की सूरत में होती है, प्रेसिडेंट की सूरत में होती है, वो उसको अलाउ कर देती है। तो ये ख़त्म करना चाहिए। या तो आप लॉ ना बनाएं, बोले जी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो बोलेगी वो होगा। अगर लॉ बन रहा है तो आप उसके अंदर ये आप जितने नोटिफिकेशन देखेंगे सूबे से लेके वफाक तक, उसमें ये लिखा होगा जी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन से। सही सर, PDM के हवाले से हम बात कर रहे थे। सर PDM का अगर माजी देखा जाए तो वो हुकूमत को हटाने में या हुकूमत को घर भेजने में नाकाम रही है, और अब जबकि पीपल्स पार्टी भी उसमें मौजूद नहीं है, जो कि एक बड़ी जमात है, उसका एक अपना कलीदी हैसियत वो रखती है, तो आप क्या समझते हैं ये कुछ कर पाएगी? क्योंकि हुकूमत तो कॉन्फिडेंट है बहुत ज़्यादा, और पिछले जो 3 साल हैं वो भी उसने बड़े आराम से गुजारे, और अब इतनी कॉन्फिडेंट है वो कह रही है कि अब हम सिंध में भी हुकूमत करेंगे। देखिए तो जिस क्या किरदार होगा PDM जिस का? बुनियाद के ऊपर, जिस हवालों से PTI वफाकी हुकूमत में इक़्तिदार में आई, उन्हीं ताकत के इन्हिसार के ऊपर कह रही है कि वो सिंध गवर्नमेंट में भी आएंगे। सिंध गवर्नमेंट में ये ज़रूर हो सकता है कि आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की ना हो, लेकिन PTI की मैं नहीं देख रहा। अच्छा। और दूसरी के साथ हो सकती है, ये कोलिशन में आ सकते हैं, हाँ। या उसमें आए, लेकिन मैं नहीं समझता कि PTI उसको रोल करेगी और उसके साथ दूसरी पार्टीज होंगी। और मैं ख़ास तौर पे कल से देख रहा हूँ एक चीज़ पीर पगारा साहब की, कि उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से। देखिए PDM एक है, PDM के हवाले से जो बात की जाती है ना, एक बनी थी APDM, वो बनी थी, हम उस वक्त थे वहाँ लंदन में, तो वो उसमें नवाज शरीफ और इमरान खान एक साथ थे। नवाज शरीफ, इमरान खान, मौलाना फजल रहमान सब एक साथ थे। उसमें मखदूम अमीन फ़हीम भी थे जिस दिन मीटिंग थी, लेकिन रात को उन्होंने साइन भी किए उसके ऊपर। रात को जब प्रोग्राम हुआ, वेरी नेक्स्ट डे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने डिसोन कर दिया। उस APDM का जो एक मेन जो चार्टर था, उसके अंदर एक बात ये थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कोई बात नहीं करेगा। जब इलेक्शन होंगे, हुकूमत की फॉर्मेशन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कोई बात नहीं की जाएगी। ये APDM के प्लेटफॉर्म से, उसमें इमरान खान, फजल रहमान, नवाज शरीफ भी शामिल थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसको बोला कि हम ये नहीं करेंगे, जो इलेक्ट होके आएगा, चाहे वो MQM हो, जिनको अवाम वोट देंगे, हम उनसे बात करेंगे और हमारा अब APDM से कोई ताल्लुक नहीं है।
और बड़ी बड़ी बात जो हम इस वक्त करते हैं ना, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग, और जनाब ये फजलुर रहमान के साथ बैठे हुए थे APDM, इमरान खान बैठे हुए थे, नवाज शरीफ के साथ बैठे हुए थे, इवन ये कि असमंद यार वली के साथ बैठे हुए थे, महमूद खान अचकजई साहब के साथ बैठे हुए थे APDM के अंदर, और उसमें भी पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले बाहर आई थी। और फिर हुआ बाइकआउट का कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। 2003 के इलेक्शन का वो था, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं, हमने 85 के इलेक्शन का बाइकआउट करके बहुत गलती हो गई थी हमसे, उसकी वजह से मुसल्लत हुए दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स भी एक्टिव हो गए, सब हो गए, हम जो भी इंतखाबात होंगे उसमें हिस्सा लेंगे। नवाज शरीफ ने, इमरान खान ने, फजलुर रहमान, अचकजई साहब, ये असमंद यार वली, इन सब ने बाइकआउट किया था। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड लाई, सही, और सबको लाई, और उन्होंने किया। तो APDM का भी यही था। लेकिन मगर सर देखिए, मोहतरमा के दौर की जो पीपल्स पार्टी है वो उसका एक बड़ा दराज कद है, ठीक है। आज की जो पीपल्स पार्टी है उसको आप किस तरह देख रहे हैं, जिसके खिलाफ जो है वो इस वक्त PDM भी पूरा प्लान लेके निकली हुई है और हुकूमत की जानिब से भी दायरा तंग किया जा रहा है, और पीपल्स पार्टी के अपने भी कुछ ऐसे इरादे नज़र नहीं आ रहे कि ये अवाम की फलाह के लिए या अवाम का दिल जीतने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कोई फैसले ले रहे हैं। देखिए फ़हीम, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, और मैं इससे एग्री भी करता हूँ, ये हम इनसे डिस्कस भी करते हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी में कोई कदावर शख्सियत नहीं है, कोई नेशनल बिलावल है, अपना ये एक इमर्ज कर रहे हैं सारी सूरत हाल। और मैं जब मैंने अपने इब्तदाई दिनों में जर्नलिज्म का आगाज़ किया था तो जाम सादिक का दौर था, मैं कॉलेज में भी पढ़ता था, और मैंने एक सिंधी अखबार से, इबरत ग्रुप से मैंने अपने आगाज़ किया था। उस वक्त मैं ये देखता था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती थी, स्टेटमेंट जारी करने पड़ते थे, और इस वक्त बिलावल उसी स्टेज पे खड़े में कि कोई जवाब देने को इनकी तरफ से तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं है, पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में अब शायद हो जाए, सनाउल्लाह ज़हरी वो काम नहीं, जिस तरह काम करना चाहिए ना, वो एक हमारे वो हैं। सिंध भी आहिस्ता आहिस्ता देखे ना, वो कम होता जा रहा है। सिंध में मैं समझता हूँ अच्छी पोजीशन है सिंध में, क्योंकि जैसे बिलावल का भी विजिट हुआ है कि जो वर्कर क्लास है वो अभी भी ज़्यादा, लेकिन बिलावल ने जैसे एक्टिविटी की है। और देखिए पंजाब में हमारे जो एक MP हैं चन्योट के, वो सेक्रेटरी इतलात हैं, मैं अभी उनका नाम बोल रहा हूँ, बड़ी वायरल माजरत, आपको पता है किस मजबूरी का वक्त आ गया, ये बहुत जरूरी है, पाकिस्तान को भी इस चीज की जरूरत है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करें आज मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, PDM के हवाले से। इम्तियाज़ खान फ़ारान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक तज़ियाकार हैं। सर, हमने PDM की अगर बात की जाए तो बेसिकली उसका मकसद तो ये है ना, वो उसके जो मकासद हैं कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बनाई गई है, हुकूमत को हटाने की उस पर बात की जाती है। सर, अब हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने भी कराची की सूरत हाल पर जो है सिंध हुकूमत को टारगेट किया है, मौलाना फजलुर रहमान ने भी पीपल्स पार्टी को टारगेट किया है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये पीपल्स पार्टी के बगैर, जैसे मैंने पहले भी सवाल किया था, क्या ये हुकूमत को कोई टफ टाइम दे पाएंगे, या 3 साल तो गुजर चुके हैं, अब 2 सालों में इनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? आपको क्या लगता है, क्या मंशूर अपनाएंगे? क्योंकि कल मौलाना साहब ने कहा और शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम इस्लामाबाद की तरफ भी जाएंगे और बड़ा एक आवाम का सैलाब लेकर जो है वो मार्च करेंगे। देखिए ज़रा, ये ज़ाहिर के स्ट्रेटजी सब बनाते हैं, और ये होता है पॉलिटिक्स में, ये कोई पहला इताद नहीं है ना आखिरी इताद है, कई एक इताद बन चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल डिफरेंट, एक और तरीका, और इस तरह भी रहा है हमेशा कि 3 सूबों में और फेडरल मरकज़ में दूसरी हुकूमत है, सिंध में सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इस वक्त PDM के लिए जाहिर है कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि अब वो नवाज शरीफ हो गए, नवाज लीग हो गई, फजलुर रहमान साहब हो गए, और यहाँ GDA हो गई, GDA में शामिल जमातें हो गई। वो एंटी पीपल्स पार्टी एक्ट करेंगी और बड़ी तेज़ी के साथ वो एक्टिविटी शुरू करेंगी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून की एंट्री होती है, जैसे 96-7 में नवाज शरीफ ने एज अपोजिशन लीडर पहली मरतबा एंट्री डाली थी और फिर टफ टाइम दिया था पीपल्स पार्टी को, तो अब वही फिर होने जा रहा है। क्योंकि मेरे अपने नुक्ता नज़र से बाज़ इंफॉर्मेशंस भी होती हैं और आप एनालाइज भी करते हैं कि पीपल्स पार्टी को बड़े आला तरीके से और आला सतह पे ट्रैप
कर लिया गया है, उनको ये रास्ता दिखाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत, आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनेगी। और मैं नहीं समझता कि इन हालात में बनेगी कि नवाज शरीफ आपके साथ ना खड़े हों, फजल रहमान आपके साथ ना खड़े हों, तो आप कोई हुकूमत मरकज़ में बना सकते हैं। ऐसा मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके साथ अगर अवामी नेशनल पार्टी होती है या चकजाई साहब की पार्टी होती है या क्या होती है, क्योंकि महमूद खान चकजाई अगर देखें तो पर्सनली इतना पीपल्स पार्टी के साथ अटैच नहीं होते। असवन यार वली हमारे बड़े भाई हैं, उनकी तो आसिफ जरदारी साहब से बहुत अच्छी उनकी दुआ सलाम है। तो ये किसी ने करके, और सिंध की वो कहते हैं ना जी, मेला इसलिए किया गया कि मेरा कंबल किसी ने चोरी करना था या क्या था। तो मैं समझ रहा हूँ इस ड्रीम में पीपल्स पार्टी से सिंध खींच लिया जाएगा, और ये बाद में फिर ना मरकज में होंगे ना यहाँ होंगे, फिर एक स्ट्रगल में पीपल्स पार्टी आएगी। जो सर पीडीएम का असल जो मकसद है वो, उसमें से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इलेक्शंस दोबारा करवाए जाएं, इनको जो मियाद है वो पूरी ना होने दी जाए, है ना। ये एक तो इस बारे में बताइए कि क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे। मुख्तलिफ शहरों में अभी आइंदा भी जो भी जलसे वगैरह होंगे। और इसी के साथ साथ सवाल का दूसरा जुज़ जो है वो ये है कि मरियम नवाज़ के पीडीएम से फ़िलहाल जाने और शहबाज शरीफ की एंट्री जो पीडीएम में हुई है, इससे पीडीएम को फ़ायदा हुआ है या मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा है? देखिए, मैं समझता हूँ फ़ायदा हुआ है, क्योंकि एक लीडरशिप चाहिए होती है। मरियम नवाज़ एक लीडर के तौर पे इमर्ज हुई हैं, आगे आई, और उन्होंने एक यानी रेजिस्टेंस पावर के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें एक शहबाज शरीफ जैसा कुशन या एक स्पंज या आप कहें कि जो भी है उसकी बहुत ज़रूरत है मुस्लिम लीग नून को, ताकि एक जंपिंग ट्रैक के साथ आप आगे की जानिब बढ़ सकें। बिल्कुल सही है। और मैं समझता हूँ कि पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है मरियम नवाज़ का खामोश होना। और लेकिन देखिए, नवाज शरीफ की एंट्री है मुसलसल, नवाज शरीफ कल भी मौजूद थे, और शहबाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मीटिंग आप ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से गुफ्तगू ना की हो कि भाई नवाज शरीफ हमारे कायद हैं और उनके सुपरविजन में सारे के सारे काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ाती राय में भी ये है कि कम से कम मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि बिफोर इलेक्शन हो, वो चाहती है इसको आगे प्रोलॉन्ग आगे जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसा चाहती तो ये पीपल्स पार्टी की जो बिलावल की एक तजवीज़ है, मैं समझता हूँ बड़ी सॉलिड भी है और बड़ी यानी इस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है कि पंजाब में हुकूमत तब्दील कर दी जाए उसमें। लेकिन चूँकि मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा किरदार होगा, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता कि परवेज़ इलाही आ जाए, पीपल्स पार्टी की जो नशिस्तें वो आ जाए और थोड़ा सा एक लॉबिंग करके उसको आगे करें ताकि मरकज़ को टफ टाइम दे। मगर मुस्लिम लीग नून उसमें तैयार नहीं है। तो उससे लगता है कि मुस्लिम लीग चाहती है कि और टाइम आगे जाए, और टाइम आगे जाए ताकि जो हुकूमत की कमज़ोरियाँ हैं वफाक की, उसको गेन करें और उसके ज़रिए आगे एकदम 2/3 मेजोरिटी पे जाएं। क्योंकि एक इंतहाई अहम शख्सियत ने ये कहा कि 2 से 3 मरतबा जो सर्वेज हुए हैं सरकारी सतह पे, सरकारी सतह पर जो हुए हैं, जो जिम्मेदार हल्के होते हैं, उनकी अभी तक मेजरमेंट यही है कि जनाब ये जो मरियम नवाज़ या नवाज शरीफ कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, हम इलेक्शन पे जाने चाहिए और टाइम पे होने चाहिए, बिफोर शायद पीटीआई चली जाए आके उसको करने के, इसलिए है कि वो कम से कम 2/3 मेजोरिटी मार्क कर सकते हैं। और बिल्कुल चूँकि पंजाब में आप जाएँ, पंजाब में आप गुफ्तगू करें लोगों से, और खैबर पख्तूनख्वा का जो अर्ली इलाका है, हज़ारा बेल्ट जिसको आप कहेंगे, उधर तक आप जाएं, इवन ये कि मर्दान में थोड़ा सा हिट करें, तो वहाँ पे आपको नवाज शरीफ का आपको एक वो मिलेगा कि भाई लोग उसकी गुफ्तगू करते हुए। और सिंध के अंदर जब वो एंट्री डालेंगे, माजी में पीपल्स पार्टी से मैनेजमेंट की वजह से वो इज्तनाब करते थे सिंध के अंदर, सिंध में डालेंगे तो एक बड़ी तादाद जो सेटलर्स हैं, जो अयूब खान के दौर में हुए थे, सेटलर्स के कहलाते हैं, उनका एक काफ़ी मौजूद है, एक बड़ी तादाद मौजूद है सिंध के अंदर, जो कि ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ जब मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ और मरियम एक्टिव होंगी और सिंध का विज़िट करेंगी, तो जैसे माजी में हुआ था, लियाकत जो तो ही वज़ीर आला बने थे, फिर बाद में एक उनके ख़िलाफ़ भी एक मामला हो गया था, तो गौस अली शाह साहब एक अरसे के लिए वो एक नया एडवाइज़र के तौर पे था कि मरकज़ ने एक एडवाइज़र के तौर पे उन्हें बनाया था, तो वो सिंध में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए थे। तो सर आपको क्या लगता है कि अगले इलेक्शन कौन सी जमात जो है वो जीत सकती है? देखिए, वो मुख्तलिफ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक रेजिस्टेंस के तौर पे जिस तरह से मुस्लिम लीग नून चल रही है,
और मुस्लिम लीग नून तो ये एक अपर हैंड के साथ आ सकती है आगे। अब पीटीआई का ये कहना है कि वो जीत जाएंगे और वो इसलिए अब तो उन्होंने कैंपेन का हिस्सा बना लिया है। उन्होंने तो कहा है कि ये 3 साल बाहर निकले हैं, शोर मचाया, ये 3 साल नहीं, अगले 7 साल और यही करेंगे। यानी कि 5 साल के बाद ही उन्होंने अपने। देखिए ये होता है, आपको होप देनी पड़ती है। आप शुरू में पीटीआई के देखेंगे ना कि प्राइम मिनिस्टर समेत जो भी आता था यूं मुंह लटकाए होते थे, कुछ ही नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब आपने देखा होगा शौकत तरीन की जब इंटरव्यू हुई है उससे पहले, नहीं जनाब ये भी हमने ले लिया है, ये भी कर लिया, इससे ज़्यादा आ गया है, सब कुछ हो गया। शौकत तरीन की आप तकरीर देखें जो बजट की स्पीच थी, उसके बाद से 3 मरतबा पेट्रोल में इजाफा हो गया। 3 साल तो इन्होंने सेलिब्रेट किए बाकायदा अपने 3 साल का दौरा हुकूमत, और उस पर बड़ा तनकीद भी हुई है और बड़े लोग मुस्कुराए भी हैं और कई दिल से खुश हुए हैं कि कमाल कर दिया। हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम मैडम ज़हरा रजा और फ़हीम भाई, अदब से सलाम पेश करता है इम्तियाज पाकिस्तानी। वालेकुम अस्सलाम इम्तियाज साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बात दरअसल में जल्दी बात करूंगा, टाइम शॉर्ट है। इतना बड़ा जलसा करना कराची में कोई बड़ी बात नहीं। कराची मल्टी डायमेंशन शहर है। आप अगर मुझे 1000-2000 प्लेट बिरयानी के पैसे दे दे तो मैं इससे ज्यादा मजमा इकट्ठा कर सकता हूँ। असल बात है डिलीवर क्या करते हैं। अच्छा, मुझे तो आयतुल्लाह खुमैनी साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम दे, बार बार मुझे उनकी याद आती है और कोई मुझे रास्ता दिखाई नहीं देता। अभी इलेक्शन का टाइम है, आप देखिए इतने झंडे और झंडियां लगी हुई हैं, मगर सद अफसोस उन सारे झंडी और झंडों में हमारे प्यारे पाकिस्तान का झंडा कहीं मुझे दिखाई नहीं देता। और अगर ये झंडे जो पार्टी वाले लगाते हैं, इनके पैसे जमा करके मैं कहता हूँ सैकड़ों खानदान की कफालत हो सकती है। फहीम, डिलीवरी का मसला है। अगर ये पाकिस्तानी सियासतदान हमारे कुछ ना करें, सिर्फ पीने का साफ पानी भी हमें फराहम कर दे, तो ये हुसैनी लश्कर में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह इन सबको हिदायत दे, पाकिस्तान कौम पे अल्लाह रहमो करम करे। और आयतुल्लाह खुमैनी साहब की मुझे याद बहुत आती है। आप समझ गए होंगे मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर क्या कहते हैं? देखिए, खुमैनी साहब का रेफरेंस इन तरह से देना मैं समझता हूँ मायूब सी बात है, अच्छा नहीं है। क्योंकि खुमैनी साहब का जो इनकलाब है ना, वो इनकलाब कोई सियासी इनकलाब नहीं है, वो सियासी भी है, अखलाकी भी है, रूहानी भी है, माशी भी है, दिफाई भी है और पूरा एक सिस्टम के साथ मौजूद है। बाज़ लोग जब इस तरह के रेफरेंस देते हैं ना कि भाई कभी नवाज शरीफ को मिला देते हैं, कभी उसे, मैं समझता हूँ ज़्यादती करते हैं अपने साथ। क्योंकि खामनाई साहब का एक हिस्ट्री इस सदी में अगर आप देखेंगे ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या वो जो एक तब्दीलियाँ आई वो जंग से आई, लेकिन ये जो खुमैनी साहब जो तब्दीली लाए वो लिटरेचर से लाए। तो बिरयानी की 2000 प्लेटों के बारे में बताएं। ये कहते हैं कुछ भी नहीं होता 2000 की, ये सब क्या 2000 वाली होती है। ऐसा हो सकता है, हर आदमी की अपनी एक राय है। लेकिन जो इनकलाब की बात की, कल मौलाना फजल रहमान साहब भी इनकलाब की बात कर रहे थे और वो कई, अगर उनकी माजी उठाकर देखा जाए तो वो कई बरसों से ऐवान में आ रहे हैं और जब वो इक़्तिदार में रहे हैं हमें तो कोई भी इनकलाब नहीं नजर आया। तो सर क्या कहेंगे? इनकलाब एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। मौलाना साहब डिफरेंट चीज़ है ये कह रहे हैं वो नहीं, वो भी ये भी कह सकते हैं इनकलाब ऐसे नहीं होता। देखिए इनकलाब ये हम कह सकते हैं कि जब ज़िया-उल-हक का दौर था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब आई और ख़ासतौर पर लाहौर में इतना बड़ा एकदम सब निकल के आ गए, उसको मैं कह सकता हूँ कि एक सियासी, लेकिन उसको भी कंपेयर आप किसी से नहीं कर सकते, लेकिन सियासी एक इनकलाब था, एक नए सूरत में वो सामने आई थी। अब मौलाना फजल रहमान साहब इनकलाब इस सेंस में कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि हुकूमत की तब्दीली के हवाले से, मगर मेरी तो वफाकी हुकूमत से ये होगा कि किसी को अगर ये पर्सनल हिट करना छोड़ देंगे ना तो इनके साथ प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। ये पर्सनल ज़ातियात के ऊपर आते हैं तो उसकी वजह से होता है। आप मेरे एक्ट पे बात करें, नवाज शरीफ के एक्ट पे बात करें, फजल रहमान के भाई करप्शन किए नहीं किए, क्या है किस तरह से, लेकिन जब पर्सनल अटैक होता है ना उसकी वजह से मामला होता है कि बंदा भी पर्सनल हो जाता है। वो कहता है कि फिर मैं बताता हूँ तुम्हें कि हूँ क्या। जैसे लंदन में हो रहा है, आप घर के सामने जा रहे हैं, गलत हो रहा है क्योंकि आप फ्यूचर में आपको फेस करना है फिर, और पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। जैसे कोई खाना खाने भी जाता है अगर कोई नुमाइंदा दूसरी पार्टी का, तो वहाँ उनके साथ भी जो है ना होटल में ज्यादती करते हैं लोग। सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। ये इस हवाले से जो भी बात हुई, मकसद सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क में जो है संजीदगी हुक्मरानों की तरफ से भी, आवाम की तरफ से भी हो, जिससे मुल्क का फायदा हो, आने वाली नस्लों को फायदा हो सके। फ़हीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।